तो जी आपने व्यक्तिगत मेरी बात की है, ये सही है, आपके साथ लंबे समय से डिबेट कर रहा हूं। मुझे एक घटना का उदाहरण दीजिए जब मुस्लिम पर अत्याचार हुआ हो और राकेश पांडे उसके समर्थन में खड़ा हो और उसकी आलोचना ना किया हो। आपको लगता है कि शफीकुर रहमान बर्क जी जो भारत की संसद में सांसद के रूप में है, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने क्या गलत बात कही? क्यों नहीं उनके जज्बातों को आप समझते हैं? आपका चैनल क्या समझता है? जज्बात? क्यों? बर्क साहब कह रहे हैं कि कोई भी ताकत मुसलमान होने से नहीं रोक सकती है। कौन उनको रोक रहा है भाई मुसलमान होने से? कोई भी नहीं रोक सकती है। आपको अपने धर्म का पालन करने से कौन रोक रहा है? मुझे हिंदू होने से, आपको हिंदू होने से, बर्क साहब को मुस्लिम होने से कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? जी आपको, मुझे तो आप कह रहे हैं कौन रोक रहा है? मुझसे तो रोज हर हफ्ते सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एक बीजेपी का व्यक्ति बैठता है, कहेगा ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अब बताओ, हम तो रोज सर्टिफिकेट किससे बनवाएं? इतना तो पैसा भी नहीं है। है। बीजेपी से आपका एतराज है, सिद्धार्थ यादव के लिए वो बात बोलिए, वो उसका जवाब देंगे मनोज यादव जी। मेरे लिए वो बात मत बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता के मैं धर्म देखकर पक्ष या विपक्ष नहीं तय करता हूं। ये बात आप समझिए। इस बिंदु पे राकेश जी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं बीजेपी मुझसे सर्टिफिकेट हिंदू नहीं, आपने शुरुआत की मनोज यादव जी कि इतने लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, इनके लिए आवाज नहीं उठाई, उनके लिए आवाज नहीं उठाई, तो मेरी और फिंगर मत करिए। अच्छा, एक मिनट। धर्म सिंह ने अभी एक बयान दिया और कहा कि तमाम सारे मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री जी लैपटॉप और एक हाथ में कुरान की बात करते। एक प्रधानमंत्री जो 9 साल प्रधानमंत्री, 9 साल से ज्यादा रह लिया, कितने मुसलमानों के हाथ में लैपटॉप या कंप्यूटर? ठीक है। आप कितने साल सत्ता में रहे? आप कितने साल सत्ता में रहे मनोज यादव जी? जाकर देखिए, बताते हैं आंकड़ा। सिद्धार्थ आ रहा हूं, आप कितने साल सत्ता में रहे मनोज यादव जी? आप कितने साल? हाँ बोलिए, सुनिए, हाँ बोलिए। दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन समाजवादी पार्टी। अरे ठीक है, दुनिया का, ना ठीक है, भारत का नहीं, अरे एक एक करके दुनिया का सबसे बड़ा। अरे आपने खूब लैपटॉप बांटे, दिखाया भी गया। मैं ये पूछ रहा हूं, आप कितने साल सत्ता में रहे? टोटल कितने साल? 5 साल इधर रहे, 3.5 साल उधर रहे, 2.5 साल उधर रहे, कुछ 1 साल के करीब 18 महीने पहली बार। अरे जोड़िए ना, कितने साल? तब जोड़ लिया। कितने साल? 10 साल के करीब। ठीक, 10 साल में जाति गणना याद नहीं रही? क्यों नहीं किया? और ना बिहार की तर्ज पर करवा लिया, और आज उसी जाति जनगणना के आधार पर मांग हो जाए, तमाम बातें हो जाए, घेर रहे हैं। प्लीज करेक्ट ऑन योरसेल्फ। क्योंकि आपको ये आखिरी दाव नजर आ रहा है मनोज यादव जी। एक मिनट। हमारा आखिरी दाव नहीं। जब 2011 में जाति जनगणना हुई थी, वो समाजवादियों की देन थी, समाजवादी पार्टी का उसमें अहम भूमिका थी। आपने यूपी में क्यों नहीं करा लिया? जैसा बिहार में हुआ, सर्वे हुआ, क्यों नहीं यूपी में करा लिया? अब आप लोग, आपके नेता कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई तो हम करा लेंगे यूपी में। ले लेना इसका, राकेश जी इसका जवाब ले लेना। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया कि हमने 5 साल में क्यों नहीं जाति जनगणना कराई। 10 साल में महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, अरे रुक जाओ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में किसी के खिलाफ अन्याय नहीं हुआ। चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सबको उसका हक मिला। हमें नहीं महसूस। अच्छा, अब अगर सरकार आ जाएगी तो हक नहीं मिलेगा क्या? अब अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो हक नहीं मिलेगा क्या? सिद्धार्थ बस आधा मिनट सुन लीजिए राकेश जी। हाँ, आना पाई का हिसाब अब होगा। आना पाई, इकन्नी दुन्नी तक का हिसाब अब होगा। चलिए सिद्धार्थ यादव, 4-5% में नहीं होगा। चलिए मनोज यादव जी, सवाल आप भी समझ गए, देश की जनता भी समझ गई। अब भी आपकी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपने हिसाब से कहेंगे कि अब अन्याय करेंगे इसलिए जाति जनगणना करा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, समझा करिए। चलिए सिद्धार्थ यादव, होगी और गणना के साथ सबको हक मिलेगा। ठीक है सिद्धार्थ यादव। देखिए राकेश जी, मनोज जी की कुछ मजबूरियां हैं। राकेश जी, मनोज जी की कुछ मजबूरियां हैं, सारी बात करके आपके सामने नहीं कर सकते। पर ये तो देश भी देख रहा है कि जातिगत जनगणना की या जो सर्वे इन्होंने करवाया वो कितना संवैधानिक है, कितना नहीं। क्योंकि हमारा आर्टिकल 246 संविधान का किसको उसका राइट देता है, हमारा 7 शेड्यूल लिस्ट 1 जनगणना का अधिकार किसको देता है, और क्या करवाया गया वास्तव में, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। फिर भी उस जनगणना की बात, यस पूरी जातिगत जनगणना की बात इनको तब याद आई जब देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, जब देश में राष्ट्रपति हमारे दलित समाज से आ रहे हैं, एसटी समाज से आ रहे हैं, जब सबसे ज्यादा मंत्री देश के इतिहास में केंद्र में वो एससी एसटी ओबीसी समाज से हैं, तब इनको जनगणना याद आई। पर जब ये सत्ता में रहे, जब इनने अत्याचार किया, तब इनको जनगणना याद नहीं आई। क्योंकि तब इनके लिए पिछड़ा अगड़ा कुछ था ही नहीं। तब तो परिवार के बाहर कुछ सोच नहीं पाए। इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी, यही था सब कुछ। कहां पिछड़े, कहां दलित, कहां शोषित, कहां वंचित,
कहां थे लोग? किसी की कोई चिंता नहीं करी गई। और इसीलिए आज जो ये पूरा एक आधार बनाने की कोशिश की जा रही है, ये देश जानता है कि ये मात्र एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और देश को डिवाइड करने की एक राजनीति है, उससे ऊपर कुछ नहीं। अभी शहीकुल रहमान बर्क साहब का हम सुन रहे थे बयान, उनको बहुत याद आया, उनको ये भय तो बहुत ज्यादा याद आता है। अरे देश के सांसद है, मनोज जी कह रहे थे, अरे देश के सांसद होने के नाते कभी युवाओं के लिए कुछ बोला होता? अरे युवाओं के लिए छोड़ दीजिए, मुसलमान युवाओं के लिए कुछ कह दिया होता हमारे भाइयों के लिए कि आगे बढ़ने के लिए क्या है, आज शिक्षा का स्तर क्या है, उनके लिए उन्होंने सांसद रहते हुए कितना किया, उनने अपने फंड में से कितना खर्चा किया, पर उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि राकेश जी, देश देख रहा है कि एक भय की राजनीति पिछले 10 साल 15 साल से चलती आ रही है। क्या कहा जाता था? सिद्धार्थ यादव वो तो कह रहे हैं कि आपने इस देश के मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है, जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी, मुसलमान होने से रोकते हैं। वही तो राकेश जी, वही तो सारी बात है। क्या कहा जाता था? मैं बात पूरी कर देता हूं, क्या कहा जाता था 10 साल 12 साल 15 साल पहले से आज तक? क्या कहा जा रहा है कि अरे मोदी आ गया तो देश में सारे अल्पसंख्यक मारे जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी। आज 9 साल बीत गए राकेश जी, देश का मुसलमान भी समझ रहा है कि विकास की क्या महत्व है। ठीक, आज वो समझ रहा है कि जब घर मिलता है तो क्या होता है, वो देख रहा है कि दंगे कम हो गए, वो देख रहा है कि कम्युनल वायलेंस कम हो गई। आज महिलाएं देख रही हैं कि ट्रिपल तलाक के लिए उनका अधिकार आया है, आज वो देख रही हैं कि सिलेंडर मिला उज्ज्वला में, आज उनको जल से नल मिला घर पे। इसलिए ये जो विकास की यात्रा है, अब ये जब मुसलमान भाई भी समझ पा रहे हैं तो ये बर्क साहब जैसे सांसद जिनकी दुकानें इसमें चला करती थी, अब उनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो चुकी। ठीक है, मनोज यादव कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर मैं विवेक बंसल जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर है, बर्क साहब कोई महत्वपूर्ण बात करते तो शायद बहस और साथ। सिद्धार्थ हाँ, सिद्धार्थ जी आपने बिल्कुल सही कहा, इतना प्यारा प्यारा कहा, ठीक वैसे ही कहा जैसा मोदी जी ने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। ना आपकी बातें कभी पूरी होंगी, जनता का ये सपना साकार होगा, ना मोदी जी ने जो कहा वो पूरा होगा। झूठ बोलने की आपको प्रैक्टिस है, कर लीजिए। आखिर प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर क्यों चलेगा? कहां से आए थे, टूटियां कहां? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रेमचंद यादव घर पे ही बुलडोजर क्यों चलेगा? सिद्धार्थ यादव, अगर जवाब देना नहीं आता है तो बता दो, क्यों चलेगा प्रेमचंद यादव के घर पे? उसके घर का भी तो व्यक्ति मरा, बुलडोजर चले तो देवरिया में दोनों घरों पर चलना चाहिए। अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता, नहीं दे हमारे यहाँ को दूसरों की जेलों में नहीं रखा जाता, उनकी खातिर नहीं दी जाती। हमारे यहाँ अपराधियों को बिल्कुल अपराधी की तरह माना जाता है। पिछड़े होके पिछड़े के साथ अन्याय करते हो, शर्म नहीं आती है? पिछड़े के साथ पिछड़े होके अन्याय करते हो, ठीक वैसे जैसे मोदी पिछड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ों के साथ अधिकारों के साथ खिलवाड़ खेलते हैं। मुझे शर्म आती है आप पे। ईश्वर के पिछड़े को घर में जन्म दे दिया, आपकी सोच तो सामंतवादी है, जो सामंती सोच का व्यक्ति है उसको पिछड़ा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक होता है। इस वेरी डेंजर पर्सन, कभी देश के जो सामंती सोच का होता है सिद्धार्थ यादव जी, वो बड़ा खतरनाक होता है। आप पिछड़े होके सामंती सोच के हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और ये बड़ी दिलचस्प चीज है। रुक जाइए सिद्धार्थ और मनोज यादव जी, रुक जाइए, ये बड़ी दिलचस्प बात है, वरना अगर कोई और प्रवक्ता होता बीजेपी से तो मनोज यादव जी आगे पता नहीं और क्या कुछ कहते। ये तो ठीक है कि एक ही पिच पर दोनों लोग खेल रहे हैं।